दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था अमल, क्षार एवं लवण, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, हमने अमल के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। हमने क्षारक के बारे में पढ़ लिया था। अब देख लो सारे बोर्ड पे, हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, सूचक के बारे में, इंडिकेटर, और सूचक के प्रकार पढ़ लिए थे, प्राकृतिक, एवं संश्लेषित। और इसी के साथ हमने क्या पढ़ा था, गंधीय सूचक पढ़ लिया, ठीक है। और यहाँ पर अपना कल अपने चैप्टर को छोटा था। अब इससे हम आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या है इसमें। अगला कोई उदाहरण हमने क्या पढ़ना था इसमें, अगला उदाहरण क्या पढ़ना था हमने इसमें, रासायनिक गुणधर्म। किसके रासायनिक गुणधर्म, अमल एवं क्षार के, लवण एवं लवण के थोड़ी पढ़ेंगे हम, किसके पढ़ेंगे, लवण तो इनकी मिलने से बनता है। जब क्या होता है, अमल, क्षार या फिर धातु से जब ये अभिक्रिया करता है तब तो हमारे पास क्या बनता है, लवण नहीं यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक। उसी को हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, ठीक है। अमल के बारे में जानने से पहले जरूरी है कि हम उसका नाम जाने, ठीक है। क्षार के बारे में जानने से पहले हम उनके नाम जान लेते हैं। देखो पहले हम अमल के नाम लिख लेते हैं, हेडिंग बनाओ अमल, यहाँ लिखेंगे सूत्र, और ये अपनी पूरी साइंस में काम आएंगे। हम कम से कम 14 अमल के बारे में जानेंगे। क्या देखो नाम लिखो, हाइड्रोक्सिलिक अमल, हाइड्रोक्लोरिक अमल लिखो सबसे पहले, हाइड्रो नाम लिख सकते, हाइड्रो क्लोरिक अमल लगा इसके बाद में, हाइड्रोक्लोरिक अमल HCl, फिर उसके बाद आएगा सल्फ्यूरिक अमल, सल्फ्यूरिक अमल, सूत्र क्या है, H2SO4, उसके बाद आएगा नाइट्रिक अमल, नाइट्रिक अमल, HNO3, उसके बाद नाइट्रस अमल, नाइट्रस अमल, HNO2, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अमल, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अमल, H2SO3, ठीक है। उसके बाद अपनाएगा कार्बोनिक अमल, कार्बोनिक अमल, H2CO3, उसके बाद आएगा बोरिक अमल, H2BO3, उसके बाद आएगा अपना एसिटिक अमल आएगा सर, आप H3 आएगा, B3 आएगा, सर आप एसिटिक अमल लिख दो, फॉस्फोरिक अमल, फास्फोरिक अमल, ये ना फास्फोरिक अमल, ठीक है। आप साथ साथ नोट करते रहो, लिख लिए तो पढ़ जाए, फास्फोरिक अमल, सूत्र कितना बोलते हैं वैसे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो पूरी क्या कर रहे हैं आप, मैं कब एसिटिक अमल नहीं लिखता, फोनिक अमल, फोनिक अमल,
CH3 तो एस लिखा मतलब इसमें COOH। इसमें और लिखा अगली वीडियो वाले फिर बात करते हैं बेटा ध्यान करिए देखो ना डायरेक्ट करिए मतलब लिखना तो जहां लिखना ऐसा है डायरेक्ट नहीं फिर क्या होता है ऑक्सीजन का टमाटर होता है बोल सकता है ऑक्सीजन इमली होता है पक्का ऑक्सीजन को COOH ब्रैकेट के बाद हाइड्रोक्सिलिक अम्ल हाइड्रो हाइड्रोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोक्सिलिक में हाइड्रोक्सिलिक का भी होता है COOH लिख लो 15 मिनट पढ़ेंगे आपने हाँ थोड़ा एक और बढ़ गया हाइड्रोसाइनिक अम्ल हाइड्रोसाइनिक अम्ल HCl हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr। अच्छा 15 वाले लिख लो 15 वाले लिख लो हाँ 15 नंबर पे लिखेंगे सल्फ्यूरस H2SO3 H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल ये अम्लों के नाम है साथ में उनके सूत्र है सारे लिख लिया आपने चलो आप देखते हैं सबने लिख लिए होंगे आज आप देखते हैं क्षार के बारे में एक आपने चलिए सूत्र सात कितने में याद है चार हाँ 8 नंबर 10 कितने हैं 8 पूरा है 9 ठीक है गुड चलो इसके बाद में देख लेते हैं हम 8 के बारे में पढ़ेंगे कितने के बारे में 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है नाम लिख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड सोडियम को Na हाइड्रोक्साइड को OH ठीक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाँ जी उसको साथ साथ लिख रहे हैं आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH डाइमैग्नीशियम सब दर्द MgO2 जिंक हाइड्रोक्साइड
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा आज के बाद ना आपको इनको याद करने की कोई समस्या नहीं होगी। तुम बचिया नहीं तो ये रोज इसको मैं वो कर बना दी मीडियम ए ब्रांड OH2 है वो है यस या सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। मार यार सुन ले इसको बोलते हैं यार OH2 ब्रांड तो मिल कर दिया यो क्या सर ए है यो क्या तो लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम लिथियम LiOH2 बस OH2 कर दे ब्रैकेट में OH ब्रैकेट में आउटपुट लगेगा सर जी सर जी हाँ जी तो मना जी ए के पास एल्यूमिनियम को सब हमने बेल भी करी थी एल्यूमिनियम को एल से लिखते हैं ना एल्यूमिनियम को एल से लिखते हैं ना एल्यूमिनियम को हम एल से लिखते हैं ना तो एल ही लिखते हैं ठीक है। आओ देखते हैं। अच्छा देखो अपने पास अम्ल कौन से हो गए। सबसे पहले क्षार की बात कर लेते हैं। क्षार को कैसे याद करना है। सोडियम आप एक चीज को नोट करता है गंजेश में बताओ क्या ये नॉर्मल लोगों के अंक है सर इसमें सारे धातु है गुड पॉइंट। इसमें सारी क्या है धातु है। सोडियम क्या है पहले सारी यम धातु 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 धातु। एक इम्पोर्टेंट बात हो रहा है जडेल मशीन क्लास एक इम्पोर्टेंट बात हो रहा है बताओ क्या है। सर OH सर इसमें सारे ये नॉर्मल सारी अम्लवाड़ी है। इम्पोर्टेंट बात क्या है सारी की सारी बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। बात समझ में आई। सभी के सभी क्या है बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं। बात समझ में आई। और उनके साथ हमने क्या लगा दिया हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास क्या बन गए क्षार बन गए क्षार बन गए ठीक है। अब दिक्कत तो नहीं आएगी याद करने में। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु प्लस हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा क्षार ठीक है। आज इसको देखते हैं थोड़ा। देखो इसमें क्या होता है इसमें तो थोड़ा सा आपको याद नहीं करना पड़ेगा इसकी कोई तरीका है नहीं। ये तो देखो ये बड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सबको याद होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल सबको याद होता है। नाइट्रिक अम्ल मेहनत लगती है ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑक्सैलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोक्सिलिक अम्ल ये हमारे को चैप्टर नंबर 4 में याद हो जाता है ठीक है। उसके बाद आपको ये जो फालतू बच गया ना जैसे नाइट्रस अम्ल हो गया ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल ये कार्बोनिक अम्ल ये बेरिक अम्ल ये फास्फोरिक अम्ल ये फॉर्निक अम्ल ये ऐसे अम्लों को आपको याद करना पड़ता है ठीक है। इनकी कोई ट्रिक नहीं है आपको याद ही करना पड़ेगा अपने दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा ठीक है। अब आगे देखते हैं अम्लों के प्रकार देख लें एक बार। ये तो आप याद कर लोगे सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बहुत बढ़िया। आज अब देखते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं 15 प्रकार के बक्का अम्ल है ये अम्ल है प्रकार ये अम्ल है समझ में आया। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं वो तो उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से है कि कौन कितना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं कार्बनिक अम्ल अकार्बनिक अम्ल लिख लो अकार्बनिक अम्ल अम्ल और कार्बनिक अम्ल अकार्बनिक अम्ल। आओ देखते हैं इनमें क्या होता है।
लिख लिया। कार्बनिक अम्ल को समझते हैं पहले। कार्बनिक अम्ल वो अम्ल होते हैं जिनमें बताएंगे इसके बारे में। अगर आपको इतना समझाने के बाद भी ये पता नहीं चले तो फिर पता लगाना भी मुश्किल है। ये संयोजकता के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? ठीक है, वैलेंसी के कारण। देखो जो अपने कार्बनिक अम्ल होते हैं उनमें क्या होता है? कार्बनिक अम्ल में क्या होता है? जो अपने पास खनिज है, क्या है? ये खनिजों से प्राप्त होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं। और जो जिन खनिजों से प्राप्त होते हैं उनमें आ जाता है जैसे अपने सल्फ्यूरिक खनिज हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरस लिख लो, सल्फ्यूरस, नाइट्रस, नाइट्रस, नाइट्रेट और क्लोराइड। सुनो फिर डेफिनेशन जो आपको लिख के आगे रख पड़े। कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं, अकार्बनिक अम्ल वे अम्ल जिन्हें खनिजों जैसे सल्फ्यूरस, नाइट्रस और क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। वे अम्ल जिन्हें खनिजों जैसे सल्फ्यूरस, नाइट्रस और क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है उन अम्लों को अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। प्राप्त किया जाता है उन अम्लों को क्या कहेंगे? अकार्बनिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, क्या अब जो हमने 15 एग्जाम्पल लिखे थे अम्लों के, आप उनमें से मेरे को छांट के बता सकते हो कौन से अकार्बनिक है? यस सर। बताओ सर। पहले तो HNO3 हो जाएगा, नाइट्रिक, HNO3, H2SO3, ठीक है, और कौन सा था? HCl, ठीक है। उसके बाद समझो कार्बनिक अम्ल में लिखो। ये थोड़ा समझ में आएगा? यस सर। क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, आगे देखो। उदाहरण है हमारे, निकाल लो एक तो कौन सा कार्बनिक और कौन सा अकार्बनिक। अब देखो आगे अकार्बनिक में क्या लिखेंगे? वे अम्ल जो प्रकृति में पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? कार्बनिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, अब बताओ मेरे को कौन से ऐसे अम्ल है जो हमारे को जंतुओं से प्राप्त होते हैं या फिर पौधों से प्राप्त होते हैं? उदाहरण बताओ आप सभी। नाइट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया बात। सबसे पहले आपने कौन सा बताया? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। हां जी, नाइट्रिक अम्ल ये रहा। नाइट्रिक अम्ल तो पहले लिख लिया हमने, अकार्बनिक में लिख लिया। भाई साहब आप नींबू में कौन सा अम्ल बताए थे? आप भी नींबू में कौन सा अम्ल बताए थे? हम सब ने नाइट्रिक बताया था, अगर आपको याद हो। नींबू में
मैंने लिखवाया था। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था ये, जबकि अपना टॉपिक नहीं था फिर भी मैंने आपको बताया था ना। 1 नंबर में कंफर्म है यहाँ से। चलो लिखो, एग्जांपल लिखवाता हूँ इसके। नींबू में एसिडिक मैंने सिर्फ क्या बताया होगा भाई। नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में सिरके में टमाटर में चींटी के डंक में एथेनिक, दही में बताओ। देखो अपने पास टमाटर में कौन सा है? ऑक्सैलिक। अरे इन सब के नाम बताओ। सिरके में, सिरके बताओ। सिरके में एसिडिक, इमली में पक्का श्योर हो सारे। दही में बताना पेपर वाला था तो दही नहीं पूछेगा। लैक्टिक अम्ल, ठीक है। चींटी के डंक में एथेनोइक, अब नहीं भूलना है, याद रखना है, ठीक है। याद हो जाएगा। नींबू में सिट्रिक, इमली में टार्टरिक, सिरके में एसिडिक, टमाटर में ऑक्सैलिक, चींटी के डंक में मेथेनोइक और दही में लैक्टिक अम्ल, ठीक है। याद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल एवं क्षार। धातुओं से धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं? अभिक्रिया क्या पक्का? ठीक है। बनाना को रास्ता है। बनाना को
अब देखो ये हम क्या समझ रहे हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया अमल कैसे अभिक्रिया करें, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ये स्टैंड है अपने पास, ठीक है। ये अपने पास क्या है, प्रश्नली है, ठीक है। ये हमने इसमें डाल रखा है दानेदार जिंक, क्या डाल रखा है, दानेदार जिंक के टुकड़े, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं क्रॉक बोलते हैं इसको, कॉर्क। ये क्या है, प्रवाह नली, ठीक है। ये अपने पास साबुन वाला पानी, कौन सा पानी है, क्या साफ पानी भी मिला दिया, हाँ इतनी साफ पानी मिलेगा, सब पानी के लिए दिखा चले आप ये क्या है, मोमबत्ती बढ़िया है। और भाई ये मेरे पास है पट्टी पट्टी का मिसाल चाहिए हाइड्रोजन गैस, अपने को चाहिए क्या अपने गैस में आपको एक्चुअली में रट्टा ही बनवाना है, क्या आप समझ लो भाई मुद्दा क्या है। सर इसके नोट्स तो बना दे ये बच्चा, कौन सा बच्चा है आसू ये तो हम कर लिखना बहुत बढ़िया आसू सर नहीं ये भी लिख काम कर देता है सब जगह का साबुन का बढ़िया स्टार्ट कर हाइड्रोजन के बुलबुले, ठीक है। यस सर। अब समझते हैं होगा क्या है इसमें। भाई जैसे हम अमल डालेंगे इसमें होगा क्या है, देखो। अच्छा एक चीज रह गई, इसको लिख लो। ये हम इसमें सल्फ्यूरिक अमल डाल रखते हैं, कौन सा और कौन सा है पता, तनु सल्फ्यूरिक अमल है, तनु इसमें बहुत ज्यादा होता है। अब देखो भाई बोर्ड पे सारे ये देखो हमने क्या किया, हमने एक स्टैंड में रखने के लिए लगाया, लगाने के बाद ये अपने पास क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अमल है। हमने क्या ले लिया, अमल ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, जिंक क्या है, जिंक क्या होता है, धातु होती है। हमने क्या किया, जिंक धातु को किस में डाल दिया, अमल में। अमल में डालने के बाद हमने इसको प्रणाली को बंद किया क्रॉक की सहायता से, मतलब एक ढक्कन टाइप होता है, और हमने एक प्रवाह नली लगाई और हमने इसमें भेज दिया साबुन वाले पानी में। जैसे हमने यहाँ पे इसमें अमल में जिंक के टुकड़े डाले तो गैस कौन सी बनी, हाइड्रोजन गैस बनी, और नली के द्वारा होती हुई किसमें चली गई, साबुन वाले पानी में। अब उसमें जैसे तेजी से वहां पे गैस निकली तो बुलबुले ऊपर उड़ने लगे। इन बुलबुलों में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब हमने चेक किया मोमबत्ती लगा के बुलबुले के पास में, तो हाइड्रोजन गैस तो आपको जलती है, हमने चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ा था। जिनमें हाइड्रोजन गैस निकलती थी उसमें क्या आग भी निकलती थी, उसमें भी साथ साथ निकलती थी। तो जैसे हमने इसके पास लगाया, जैसे वो आजकल माचिस वाले बम भी आते हैं, तो फट से आवाज आई और हमारे क्या पता चला कि इसमें क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। बात समझ में आई। तो अपने पास ही क्या क्लियर हो गया, जब हमारे को क्लियर क्या हुआ, जब हम अमल में धातुओं को डालते हैं तो अपने पास क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है, विस्थापित हो जाती है। और इसमें जो घोल बचेगा, हमने इसमें क्या डाला था, H2SO4 डाला था ना हमने इसमें, H2SO4 डाला था, और यहाँ पर हमने क्या डाला था, जिंक डाला था। तो ये जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, किसको साथ में ले जाएगा, H2SO4 को, बचेगा क्या, हाइड्रोजन, जो यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब देखो आप इसमें लिख लो, पहले लिख लो इसमें, धातुओं के साथ अभिक्रिया में
अभिक्रिया में अभिक्रिया में धातु अम्लों से धातु के साथ अभिक्रिया में धातु अम्लों में अभिक्रिया में धातु के साथ अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस में विस्थापन कर देती है। हाइड्रोजन गैस में विस्थापन कर देती है। परमाणु तो बोले नहीं। हाइड्रोजन गैस में परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस में विस्थापन कर देती है और एक यौगिक बनता है। क्या बनता है? एक यौगिक बनता है। एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? लवण कहते हैं। अब आगे इसमें लिख लो आप, इस अभिक्रिया को इस प्रकार अमल के साथ इस प्रकार अमल के साथ धातु की अभिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं। धातु की अभिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं? अभिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं। देखो कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ये हमने क्या लिया? अमल लिया। ठीक है, अमल लिया। अब उसमें क्या किया हमने? धातु का टुकड़ा डाल लिया। हाँ, धातु डाली। कपड़े को क्या मिलेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं एक बार उदाहरण लिख लो। उदाहरण में देखो, यही ले लेते हैं। H2SO4 अमल था, हमने उठा के कौन सी धातु डाल दी? जिंक। जिंक ने क्या किया? ZnSO4 साथ में ले लिया प्लस हाइड्रोजन गैस भी डाल दी। ठीक है, अपने समीकरण ठीक है। कोई समीकरण संतुलित खाली। ये सॉलिड होगा। यस सर। ये एक्वा है। यस सर। अब ये एक्वा बनेगा यस सर। और ये गैस बनेगी। बात समझ में आएगी? यस सर। ठीक है, अब हमने किसके साथ समझ लिया? ये अमल के साथ समझ लिया। अब किसके साथ समझे? क्षार के साथ। तो क्षार के साथ कुछ अलग नहीं होता, इसमें सेम ही बात होती है। क्षार के साथ अभिक्रिया में लिख लो। कभी कभी हाइड्रोजन बनते कभी नहीं बनते। हाँ, क्षार के साथ अभिक्रिया। लिख लो इसमें आप करेक्ट। क्षार अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है। क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन बनता है पुनः हाइड्रोजन बनता है। बनता है उन्हें आपने बोला आप ना आप बोलेगा अगली लाइन बोलो किंतु। किंतु हिंदू अरे किंतु किंतु हिंदू किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। मतलब जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन बढ़े ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। किंतु ऐसी नहीं है अभिक्रिया संभव नहीं। सभी धातुओं के साथ सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। चलो एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं।
ठीक है, यस सर। देख लिया जाए। यस सर। चलो आप करो इसको बैलेंस। उदाहरण लिखता हूँ मैं, करना आपको है। एक शार्ट एग्जांपल बताना। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे इजी सा ये इसी को उठा लेते हैं। धातु कौन सी डालें? जिंक। जिंक डाल दें। मैग्नीशियम डाल दें। चलो जिंक डाल दें, करके दिखाओ। थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान मत समझना इसको। करो, देखो वक्रमान अकेला क्या रहेगा? आपको पता है अकेला क्या रहेगा? हाइड्रोजन। अकेला हाइड्रोजन रहेगा। अकेले हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, चलो ठीक है। अब अपने पास बचा क्या क्या? अपने पास सोडियम बच गया, जिंक बच गया और ऑक्सीजन। तो ये तीनों साथ में रहेंगे ना। सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन साथ में रहेंगे। अजीब तो वही है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? मैंने एन ए ओ करके तो जेड ऐड कर दिया था। जेड एन बची जेड एन जॉइंट क्यों लिखी है सर? मेरे पर थोड़ी सी मिस्टेक थी। जब आप इसकी संयोजकता को बैलेंस करोगे ना, जब आप इसकी संयोजकता को बैलेंस करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। दो परमाणु आएंगे। सोडियम की 2 होगा और जिंकेट भी 2 होगा। अच्छा इसका नाम लिख लो भाई, इसका नाम लिख लो सोडियम जिंकेट। सोडियम और पेपर में क्या पता आपको ये उठा के दे दे। जब इसको बैलेंस कर लो तो सोडियम जिंकेट आसानी से याद रहेगा नहीं आपको। अगर तो पेपर में पढ़ा तो मैं पक्का ही दूंगा। अगर पेपर आपको मेरे को पढ़ाने का मौका मिले तो मैं यही दूंगा। थोड़ा आसान है ना। चलो देखो हेडिंग बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल तुच्छ सा टॉपिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार कर लेना। 2022 में 2-3 बार पूछा है, हर एक सेट में इससे पेपर था। पेपर में मतलब हर एक में इससे क्वेश्चन था। स्टार कर लेना इसको। लिखो आगे धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे विक्रिया करते हैं? अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? क्वेश्चन से तो यही आएगा, ऐसे ही पूछ लेगा पेपर वाला। अब आपको बताना है कैसे करते हैं। इसमें पहले लिखोगे या पहले समझोगे? आप फिर तो बोले समझाओ ना समझाओ, फिर हम आपको समझ लेंगे आपको बोले। चलो लिखो सभी धातु कार्बोनेट, जितने भी हमारे पास धातु कार्बोनेट है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके तीन चीजें बनाते हैं। अरे ये नहीं लिखना, 3 चीजें बनाते हैं। बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप प्रिंटर। अब देख समझ क्या क्या बनाते हैं। एक तो बनाएंगे संगत लवण। संगत का मतलब पता होगा? यस सर। मिलना। मैं बताऊं जी। संगत लवण
जैसे कोपड़े संगत में लगता है, फिर जैसे दो है संगत लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। ठीक है, चलो धातु कार्बोनेट का एग्जांपल बताना है। अब आपने लिख तो लिया है जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, गुड रहता का सबल का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन, बताओ ये कैसे होगा, स्टेट क्या होगी इसकी, सॉलिड, एटमॉस्फेयर सॉलिड, इसकी जी सॉलिड, AgI, ये क्या होगा, ये डाइल्यूट तो आपने मिश्रण डाइल्यूट को दिखा दिया है, डाइल्यूट को दिखा दिया करो जल्दी करो जल्दी करो, लिखना पड़ता है, पर जी जल्दी करवा दो, DIL लिखना पड़ता है। अब इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें, एक हमारे से ऑक्सीजन बनाने, क्या एक वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने, हाइड्रोजन कार्बन, संगत लवण बनाएगा सबसे पहले तो, जो धातु है उसमें वैसा लवण बनेगा। सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, NaCl नमक बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल बनाएगा। ये तुमने पहले देख लिया ना, संतुलित नहीं है, पक्की बात है, देख लो फिर क्या कमी है इसमें। कार्बन इसका CO3 है SN2 आएगा कहाँ पर, यहाँ सोडियम यहाँ सोडियम दो कितने हैं ठीक है, यस दो, ठीक है, देख लो नो सर क्या भाई, मेरे को तो ठीक लग रही है, अब तुम देख लो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस है, किसी को कोई डाउट तो नहीं, चलो एक आप करके दिखाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं एक बार, सोडियम, देखो ये तो हमने कार्बोनेट वाला एग्जांपल समझा ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला भी समझ लेते हैं, लिखवा दो दिया, NaHCO3 प्लस अमल डाल दिया हमने HCl, बताओ क्या प्रक्रिया होगी, देखो इसमें था कुछ नहीं, ये इजी था, संगत लवण बनाएगा, सोडियम क्लोराइड नमक बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, H2O जल बनेगा, बस सिंपल तो था, बैलेंस तो ऑलरेडी है, मेरे के बड़े खुद कॉन्फिडेंट टीम था तो